नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। और जैसे कि आप देख सकते हैं, हम क्लास 10th में पढ़ रहे हैं हिंदी में हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण हमने पहले भी पढ़ा क्लास 10th में, और अभी भी हम यहाँ पर हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। और हिंदी व्याकरण में हमने काफी चीजें इससे पहले भी पढ़ी हैं। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारा टॉपिक है समास। तो आपने देखा होगा कि हमने अपने पिछले सेशन में समास जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने क्या कुछ चीजें पढ़ी, और इससे पहले आप देख सकते हैं कि हिंदी व्याकरण में क्या क्या चीजें हम पढ़ते हैं। तो हिंदी व्याकरण में हम यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पूरा संपूर्ण हिंदी व्याकरण है उसमें संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, समास, संधि, अलंकार, छंद, रस, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम समास जो हमने अपने पिछले सेशन में ही स्टार्ट कर दिया था अपना टॉपिक, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और आपने जहां तक भी समास को पढ़ा है उसको आप देखेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स से हमने यहाँ पर समास को पढ़ा था, कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हमने समास को पढ़ा था। जैसे कि राजा का पुत्र, क्या होता है समास। समास एक प्रक्रिया है, समासीकरण की प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक शब्द मिलकर क्या करते हैं, एक नवीन शब्द बनाते हैं। और वो नवीन शब्द कैसा होता है, सार्थक होता है। जैसे चंद्र, धन, मुख, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमुख। ठीक है, तो इस तरह से हम समास को समझते हैं। तो आगे हम आगे बढ़ेंगे। हमने कहा कि हम अपने समास के टॉपिक को आज यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं, जो हमने अपने पिछले सेशन में ही स्टार्ट कर दिया था। तो क्या कुछ हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ा था, एक बार हम रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने पिछले सेशन में पढ़ा था समास की परिभाषा एवं उदाहरण। समास की परिभाषा एवं उदाहरण हमने यहाँ पर पढ़े थे, और प्रकार पढ़े थे, टाइप्स पढ़े थे, यानी कि समास के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो समास के यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने कहा कि समास की परिभाषा। समास की परिभाषा हम पढ़ रहे हैं। तो समास का अर्थ होता है, समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्त करने की विधि, यानी कि किसी भी चीज को छोटे रूप में लिखना, संक्षिप्त करके लिखना, उसके छोटे रूप में लिखना। तो समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त करने की विधि, यानी कि संक्षिप्तीकरण। तो आप लिखेंगे समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, यानी कि संक्षिप्त करने की विधि। आगे बढ़ेंगे। समास की परिभाषा। समास की परिभाषा में हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। एक नवीन और सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर पढ़ा। तो समास किसे कहते हैं, क्लियर हो गया आप सभी को कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नवीन और सार्थक शब्द को समास कहते हैं। उसके बाद हमने समास के कुछ उदाहरण आपको यहाँ पर कराए। कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, तो उसको कहा गया चरण कमल। ठीक है, इसी तरह से रसोई के लिए घर, रसोई घर, घोड़े पर सवार, घुड़सवार, देश का भक्त, देशभक्त, राजा का पुत्र, राजपुत्र। तो उसके बाद हमने यहाँ पर समास के बारे में हमने ये जाना कि जो समास की प्रक्रिया से जो निर्मित शब्द होता है, यानी कि समास की प्रक्रिया से निर्मित जो शब्द होता है, उस शब्द को क्या कहते हैं, उस शब्द को कहते हैं सामासिक पद या समस्त पद। क्या कहते हैं, सामासिक पद या समस्त पद। अब ये जो सामासिक पद है, ठीक है, ये जो सामासिक पद है ये दो शब्दों से बना है। हमने कहा कि पूर्व पद और उत्तर पद, हमने यहाँ पर पूर्व पद और उत्तर पद पढ़ा था। तो सामासिक शब्द के पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और उसके दूसरे या आखिरी पद को उत्तर पद कहते हैं। उसके दूसरे या
आखिरी पद को उत्तर पद कहते हैं। क्लियर? तो ये है आपका समास और समास के पद। अब हम पढ़ते हैं समास के प्रकारों को कि समास के कितने प्रकार होते हैं। तो जो समास है उसके हमारे यहाँ पर 6 प्रकार होते हैं। हमने लिखा है कि समास के 6 प्रकार हैं और कौन कौन से 6 प्रकार हैं वो हमने यहाँ पर नोट डाउन किया था अपने पिछले सेशन में। तो सबसे पहले हमने कहा अव्ययी भाव समास, उसके बाद तत्पुरुष समास, उसके बाद कर्मधारय समास, उसके बाद द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। आप देख सकते हैं 6 के 6 समास हमने यहाँ पर लिखे हैं और आपने नोट डाउन भी कर लिए हैं अपनी नोटबुक में। तो हम पढ़ रहे थे अपना फर्स्ट पॉइंट जो है अव्ययी भाव समास, जो है अव्ययी भाव समास। तो अभी तक पूरा जो हमने अभी अपने पिछले सेशन में पढ़ा था वो हमने काफी रिवाइज यहाँ पर कर लिया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समास क्या होता है, अर्थ यानी कि समास का अर्थ क्या होता है या समास का तात्पर्य क्या होता है ये आपको क्लियर हो चुका है। और दूसरा कि समास किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं, यानी कि समास की परिभाषा आप लोगों को क्लियर हो गई। साथ ही तो हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ा था अव्ययी भाव समास और अव्ययी भाव समास की हमने परिभाषा भी पढ़ी थी। अगर आप लोगों को याद होगा, आपने नोट डाउन किया होगा, क्योंकि मैं हर बार आपके हर सेशन में कहती हूँ कि जो भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सबसे पहले उसे नोट डाउन कीजिए और साथ के साथ घर पर उसे रिवाइज भी कीजिए। तो अव्ययी भाव समास हम पढ़ रहे थे। क्या होता है अव्ययी भाव समास? जैसे कि मैं हर बार इस बात को रिपीट करती हूँ कि आपको कोई भी चीज रटनी नहीं है। आपने कोई भी चीज रटनी नहीं कि आपने आज रट ली और आप अगले दिन भूल गए, आपको उसको समझना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसका नाम है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास जो आपका ये है, तो अव्ययी भाव समास में हम इसकी परिभाषा सबसे पहले पढ़ेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर कहा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास यानी कि जिसका पहला पद यानी कि पूर्व पद, देखिए हमने यहाँ पर क्या कहा था कि जो सामासिक शब्द होता है वो 2 पदों से मिलकर बनता है। जो सामासिक शब्द होता है वो क्या होता है, 2 पदों से मिलकर बनता है, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद। तो परिभाषा कैसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे, देखिए जिस समास का पहला पद यानी कि पूर्व पद, तो पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो। देखिए अव्यय जो शब्द है ये क्या है, बार बार में एक चीज को अगर हम बार बार एक ही चीज को रिपीट करेंगे तो हमारा जो टॉपिक है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो अव्यय और अविकारी, अव्यय यानी कि जिसका कुछ भी व्यय ना हो, जिसका कुछ भी खर्च ना हो, अविकारी यानी कि जिसमें कोई भी विकार ना आए, जिसमें कोई भी परिवर्तन ना आए, तो जिसका पूर्व पद अव्यय हो। ठीक है, और प्रधान हो। प्रधान यानी कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो शब्द आप पढ़ रहे हैं उस शब्द में उसकी प्रधानता आपको दिखाई दे, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी कि उसमें अव्ययी भाव आता है तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे पहला पद अनु, तो इसके हमने एग्जाम्पल बताया था, अनुक्रमांक, अनुकरण। ठीक है, इसी तरह से आ, प्रति, भर तथा ये जो शब्द हैं ये आपके क्या है, ये आपके पूर्व पद हैं। ध्यान रखिएगा ये आपका पहला पद यानी कि पूर्व पद है और ये सारे के सारे कैसे हैं, अव्यय हैं। यानी कि ये किसी भी परिस्थिति में अपने आप को चेंज नहीं करते, ना तो लिंग के आधार पर, ना ही कारक के आधार पर, ना ही वचन के आधार पर, ना ही काल के आधार पर। यानी कि अगर आप इनको स्त्रीलिंग पुल्लिंग कहीं पर भी यूज करें, ये बिल्कुल अपनी जैसे यथाशक्ति, तो यथाशक्ति जो शब्द है हमने यहाँ पर यथा शब्द यहाँ पर प्रयोग किया है, तो यथाशक्ति जो शब्द है ये एज इट इज रहेगा हर परिस्थिति में, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, ना स्त्री के लिए, ना पुरुष के लिए, ना वचन, ना किसी भी चीज के आधार पर। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहा, अव्ययी भाव समास कहा है और इसी में इसकी प्रधानता होती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है भर, तो भरपेट, भरपेट, तो इसको आप समास विग्रह करेंगे पेट को भरकर।
ठीक है, तो पेट भरा हुआ है, पेट कैसा है, भरा हुआ है, यानी कि भर की यहां पर प्रधानता है और जो भर शब्द है वो किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं होगा, कैसे भी ये चेंज नहीं होगा, तो इसीलिए इसको कहा है अव्ययी भाव समास। और इसके कुछ एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर देखे थे, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें सारी चीजें हमने क्लियर की है। सबसे पहले हमने लिखा है पूर्व पद, ठीक है, उसके बाद हमने लिखा है उत्तर पद, उसके बाद हमने लिखा है समस्त पद, जो पूर्व पद और उत्तर पद से मिलकर बना है। समस्त पद यानी कि यहाँ पर सामासीकरण हो रहा है, समास की प्रक्रिया यहाँ पर हो रही है, आधन जन्म, आजन्म, ठीक है। और इसको हम समास विग्रह करेंगे। देखिए समास विग्रह क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, बहुत ही इजी टॉपिक है, कल एक लाइन में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। जो समस्त पद होता है, जो समस्त पद होता है या जो सामासिक पद होता है, उसको उसकी पूर्वावस्था में लेकर आ जाना, ठीक है, जैसे वो पहले था उसकी पूर्वावस्था में लेकर आ जाना समास विग्रह कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पर कहा आजन्म, तो आजन्म का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो आएगा जन्म पर्यंत। यथाविधि, यथाविधि के अगर हम समास विग्रह करेंगे तो अवधि के अनुसार या विधि के अनुसार, ठीक है। इसी तरह से यथाक्रम, यथाक्रम यानी कि क्रम के अनुसार। इसी तरह से प्रतिदिन, प्रतिदिन का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो प्रत्येक दिन, और कैसे लिखेंगे इसको, प्रतिधन दिन, ठीक है, प्रतिधन दिन। और इसी तरह से यथाधन क्रम, यथाधन अवधि, यथाधन आधन जन्म। तो ये सारी चीजें थी हमारे अव्ययी भाव समास के अंतर्गत, जो आपने नोट डाउन भी किया होगा, और अगर नहीं किया था क्योंकि लास्ट सेशन हमारा यहीं पे एंड हो गया था, तो आप साथ के साथ नोट डाउन भी करेंगे अपने सारे पॉइंट्स जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, दूसरा हमारा समास आता है तत्पुरुष समास। क्या होता है तत्पुरुष समास? देखिए हर एक समास की कुछ न कुछ विशेषताएं हैं जो आपने याद रखनी है, वरना आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए 6 तरह के समास होते हैं जो आपको पहले हमने यहाँ पर दिखाए हैं, तो सबसे पहले तो आपको उन्हें याद करना है, 6 तरह के समासों को। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। और उसके बाद आपने हर एक समास की एक एक विशेषता को याद रखना है। तो सबसे पहले हमने अव्ययी भाव समास पढ़ा, जिसमें विशेषता थी कि पूर्व पद अव्यय और प्रधान होता है। क्लियर, क्लियर सभी को। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है तत्पुरुष समास। दूसरा समास है हमारा तत्पुरुष समास। तो क्या होता है तत्पुरुष समास? परिभाषा, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। देखिए अगर घर पर जाकर रिवाइज नहीं करेंगे ना, तो फिर ये चीजें आपको क्लियर यहाँ पर नहीं हो पाएंगी, क्योंकि मैंने आपको देखिए कल का जो हमारा पिछला सेशन था उसका सारा यहाँ पर रिवाइज किया, लेकिन हर बार ऐसा करने से हमारा टॉपिक आगे नहीं बढ़ेगा। तो चीजें आपको घर से रिवाइज करके आनी है। जैसे परिभाषा, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो। तो अब ये उत्तर पद क्या होता है? पूर्व पद, जो समासिक पद होता है, 2 शब्दों से मिलकर बनता है। पूर्व पद यानी कि पहले वाला पद, उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद या दूसरा पद या आखिरी पद उसको कहते हैं। तो क्या इसमें बताया गया है? देखिए इस समास की ये विशेषता है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, यानी कि बाद का पद प्रधान हो, एवं पूर्व पद गौण हो, एवं पूर्व पद गौण हो, वह तत्पुरुष समास कहलाता है, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। और देखिए तत्पुरुष समास जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो बीच में आने वाले परसर्ग होते हैं, जो बीच में आने वाले परसर्ग होते हैं या कारक चिन्ह होते हैं, उनका लोप हो जाता है। एक जो पॉइंट है वो क्या है कि जो इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है कि इसमें परसर्गों का, कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। अब ये कारक चिन्ह क्या होते हैं? ये परसर्ग क्या होते हैं? किसे कहते हैं कारक चिन्ह, किसे कहते हैं परसर्ग? ठीक है, तो कारक चिन्ह अलग से एक टॉपिक है पूरा, जिसको हम
पहले भी आपकी पिछली क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको याद नहीं है तो हम इस सेशन में भी, इस 10th क्लास में भी इसको रिवाइज करेंगे एक बार। तो कारक चिन्ह होते हैं जो शब्दों को क्या करते हैं, जोड़ कर रखते हैं। ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम तत्पुरुष समास की परिभाषा पढ़ लेते हैं कि जिस समास में उत्तर पद यानी कि बाद का पद प्रधान होता है, पूर्व पद गौण होता है, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। और इसकी विशेषता यह है कि इसमें जो परसर्ग होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं, उनका लोप हो जाता है। देखिए, धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, राजा का कुमार, राजकुमार, तुलसी दास कृत, तो तुलसी द्वारा कृत, राजा का कुमार, धर्म का ग्रंथ। इसी तरह से और भी इसमें बहुत सारे टॉपिक है, जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। तो ये जो शब्द है ये आपके परसर्ग कहलाते हैं या कारक चिन्ह कहलाते हैं। आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। देखिए, यहां पर जो तत्पुरुष समास है, ये इसके भी आपके यहाँ पर 7 भेद होते हैं। वो कौन कौन से भेद हैं उनको हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। और ये भेद क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि जो कारक चिन्ह होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं और उसी के आधार पर ये इसके भेद भी बताए गए हैं। देखिए, यहाँ पर जो परसर्गों के भेद लोप होने के कारण, परसर्गों का लोप होने के कारण इनका जो यहाँ पर अलग अलग भेद बताए गए हैं, वो 6 भेद एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले है कर्म तत्पुरुष। अब ये कर्म तत्पुरुष क्या होता है, तो ये कर्म तत्पुरुष ये होता है कि इसमें जो कर्म कारक चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है, कर्म कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, इसीलिए इसको कर्म तत्पुरुष समास कहा है। देखिए, कई बार जब आप एग्जाम में देखते हैं शब्द होता है और आपको उसका समास बताना होता है कि आप इसमें समास बताइए कौन सा समास है, तो आप लिख तो देते हैं तत्पुरुष समास है, आपको थोड़ा बहुत चीजें पता होती हैं कि चलिए ये तत्पुरुष समास है, लेकिन कौन सा तत्पुरुष है यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है और फिर पूरा का जो पूरा आंसर है वो गलत हो जाता है। और वो गलत इसीलिए होता है क्योंकि आपको क्लियर नहीं होती चीजें। कर्म तत्पुरुष, तो को के लोप से यह समास बनता है। जैसे ग्रंथ को लिखने वाला, कर्म तत्पुरुष, ये को क्या है, कर्म कारक चिन्ह है। ठीक है, यहाँ पर को क्या है, कर्म कारक चिन्ह है। ग्रंथ को लिखने वाला, ठीक है, ग्रंथ को लिखने वाला, ये ग्रंथकार, और इसमें को कर्म कारक जो चिन्ह है उसका लोप हो जाता है। तो कुछ और एग्जाम्पल, जैसे ग्रामगत शब्द है, देखिए ये कैसे बना, ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ। ठीक है, तो ये है आपका ग्रामगत। तो यहां पर भी आपका जो को परसर्ग है उसका लोप हो गया है, जो को परसर्ग है उसका लोप यहां पर हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि कर्म तत्पुरुष यानी कि जो कर्म कारक चिन्ह का जहां पर लोप हो जाए उसको कर्म तत्पुरुष कहा गया है। अगला है हमारा, देखिए इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो कुछ एग्जाम्पल जब आप घर पर इसको रिवाइज करेंगे तो साथ में लिख कर लेकर आएंगे। साथ में 2 एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लिए, ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, पर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हैं जिनको आप लिख कर लेकर आएंगे। तो जब इस लाइन को आप लिखेंगे उसके नीचे आप लाइनें छोड़ेंगे, कुछ पंक्तियां छोड़ेंगे और उन पंक्तियों में आप कुछ एग्जाम्पल लिख के लाएंगे। जैसे वन गमन, वन को गमन, परलोक गमन, परलोक को गमन। ठीक है, इसी तरह से जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल इस तरह के आते हैं। इस पे कुछ एग्जाम्पल आप लिख कर लेकर आएंगे और ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अगला है आपका करण तत्पुरुष। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये करण तत्पुरुष या कर्म तत्पुरुष नाम क्यों रखे गए हैं, क्योंकि जिस जिस तरह के परसर्गों का लोप होगा
बिल्कुल नाम उसी से, रटना कुछ भी नहीं है यहाँ पर कि आपने रट लिया तत्पुरुष समास के इतने भेद होते हैं, अव्ययी भाव समास के इतने भेद होते हैं, तो ये रटना नहीं है क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। आपको क्लियर है कि तत्पुरुष समास में परसर्गों का लोप होता है और जिस जिस तरह के परसर्गों का लोप होता है नाम बिल्कुल उसी तरह से है। कर्म कारक चिन्हों का लोप होता है तो उसे कर्म तत्पुरुष। अब करण कारक, करण का अर्थ होता है कारण। देखिए नाम थोड़ा सा रिलेट कीजिए, करण यानी कि कारण, ठीक है। तो जिस तरह से करण कारक जो चिन्ह होते हैं उनका जहां पर लोप होता है उसे कहते हैं करण तत्पुरुष समास। तो करण तत्पुरुष है से, के द्वारा या का, के लोप से, ठीक है। इनके लोप से जहां पर जो शब्द बनते हैं, जो समास बनते हैं, जो सामासिक पद बनता है उसको कहते हैं करण तत्पुरुष समास। जैसे देखिए साथ के साथ नोट डाउन भी करेंगे। करण तत्पुरुष से और के द्वारा के लोप से यह समास बनता है, जैसे वाल्मीकि रचित, ठीक है, वाल्मीकि के द्वारा रचित, या तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें भी है जिसमें से और के द्वारा, ठीक है। जैसे एक कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं, मन चाही, ठीक है, मन चाही, तो मन से चाही, ठीक है, मन चाही, मन से चाही। या जैसे मैंने कहा तुलसीकृत, तो बिल्कुल इसी तरह से वाल्मीकि रचित, वाल्मीकि के द्वारा रचित, तुलसीकृत, तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, ठीक है। ये एग्जाम्पल भी नोट डाउन करेंगे साथ के साथ, ये एग्जाम्पल भी नोट डाउन करेंगे साथ के साथ। इस तरह से मुंह मांगा, मुंह से मांगा, या शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, नोट डाउन कीजिए। जब घर पर आप इनको रिवाइज करेंगे तो साथ ही साथ आप और भी एग्जाम्पल इसमें लिखकर लेकर आएंगे, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये सारी चीजें क्लियर होने वाली यहाँ पर नहीं है। तो 2 समास हमने अभी तक पढ़ लिए हैं तत्पुरुष समास के प्रकारों में। तो सबसे पहला हमने कर्म तत्पुरुष जिसमें कर्म कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, दूसरा हमने पढ़ा है करण तत्पुरुष जिसमें करण कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, और कर्म तत्पुरुष में को आपका कारक चिन्ह है या विभक्ति चिन्ह है या परसर्ग है, और करण कारक में से और के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष हमारा अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है, अगला समास है तत्पुरुष समास का भेद। संप्रदान तत्पुरुष के लिए ये आपका है संप्रदान कारक चिन्ह। ये क्या है? संप्रदान कारक चिन्ह। तो संप्रदान तत्पुरुष के लिए का लोप होने से यह समास बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, आपके सामने है। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, ठीक है। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, तो के लिए का लोप हो जाता है, सत्य धन आग्रह, सत्याग्रह, ठीक है। ये आपका समासिक शब्द या समस्त पद बन जाता है। इसमें के लिए देखिए, याद, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ये सारी चीजें आपको समझनी है कि संप्रदान तत्पुरुष में जो संप्रदान कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है? के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। पुस्तकालय, देवालय, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल कुछ नए नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल आपने पहले भी पढ़े हैं इस तरह से, ठीक है। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, ठीक है। तो इस तरह के बहुत एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको आप लिख सकते हैं। स्नान गृह, स्नान के लिए गृह, रसोई गृह, रसोई के लिए गृह, ठीक है। और बहुत सारी चीजें आप
इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आप और भी लिख सकते हैं, तो आप उन एग्जाम्पल्स को लिखेंगे, और क्योंकि उन एग्जाम्पल्स को आप तभी लिख पाएंगे जब आप इस टॉपिक को घर पर जाकर एक बार रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे और नोट डाउन भी साथ के साथ करेंगे। अगला हमारा टॉपिक आता है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष, देखिए अपादान तत्पुरुष जो है, यहां पर भी आपका जो विभक्ति चिन्ह है वो है से। यहां पर भी जो आपका विभक्ति चिन्ह है वो है से। तो अभी आपने देखा कि जो आपका करण कारक चिन्ह है से, देखिए यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम यहाँ पे भी से था, यहाँ पे भी से था, इसीलिए हमने करण तत्पुरुष ही कह दिया, या इसीलिए हमने आपका अपादान तत्पुरुष कह दिया। तो जब आप कारक चिन्ह, कारक जो आपका एक पूरा टॉपिक है, देखिए ये टॉपिक आपका क्लास 6, 7, 8, 9 तक आता है, 10th में भी हम आपको रिवाइज करवाएंगे, लेकिन अब तक आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि आखिर ये क्यों है। तो करण तत्पुरुष में भी आपका जो विभक्ति चिन्ह है या कारक चिन्ह है वो से है, और अपादान में भी आपका से है। तो आप कैसे दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे आप दोनों को अलग अलग करेंगे कि किस से को आप कहेंगे कि ये अपादान तत्पुरुष है और किस से को आप कहेंगे कि ये करण तत्पुरुष है, क्योंकि से तो से है, वो तो कहीं पर भी कैसे भी यूज हो जाएगा। लेकिन आपको क्या देखना है, आपको देखना है करण तत्पुरुष। नाम देखिए, करण का अर्थ मैंने बताया कारण, ठीक है। तो कारण, यहां पर जो ये से है ये कारण को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? किसी भी एक साधन को दर्शा रहा है, काम करने के साधन को दर्शा रहा है। जैसे तुलसी के द्वारा कृत, या तुलसी से कृत, या मन से चाहा, ठीक है। तो ये साधन को दर्शा रहा है, ये जो से है ये कारण को दर्शा रहा है, किसी रीजन को दर्शा रहा है। लेकिन आप आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि जो अपादान तत्पुरुष का जो से है ये दिखाता है अलग होने को, ये दिखाता है किसी चीज से अलग होने को, ठीक है। जब हमने कारक पढ़े थे तो बहुत सारे, जैसे पेड़ से पत्ते का गिरना, ठीक है। तो क्या हो रहा है, पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है, गिर रहा है, ठीक है। तो अपादान तत्पुरुष से का लोप होने की वजह से यह समास बनता है, ठीक है। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ठीक है। इसी तरह से और भी धनहीन, धनहीन, धन से हीन, जिसके पास धन नहीं है। तो अलग होने की बात यहां पर, जहां पर अलग होने की बात कहते हैं पाप मुक्त, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, ठीक है। पापों से मुक्त होना, अलग होना, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे, संतानहीन, ऋणहीन, जो ऋण से हीन है, जिसके पास कोई ऋण नहीं है, कोई कर्ज नहीं है। रोग मुक्त, रोग से मुक्त होना, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या दिखा रही हैं, ये अलग होने को दिखा रही है, दूर होने को दिखा रही है। तो अपादान, हमेशा अपादान का जो से होता है उसमें आप याद रखेंगे, जहां पर भी इस तरह के आपको शब्द दिखाई देंगे, मुक्त होना, दूर होना, ठीक है। पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट हो गया, ठीक है। और पाप से मुक्त हो गया, धन से हीन हो गया, रोग से मुक्त हो गया। तो इस सब में आपका ये वाला जो से है ये आपका अपादान तत्पुरुष को दर्शाता है, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? तो सभी नोट डाउन भी करते रहेंगे, और कोई भी डाउट, अभी तक जो भी हमने यहाँ पर पढ़ाया है इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो डायरेक्ट या तो चैट के माध्यम से या डायरेक्टली क्लास में सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। कोई भी परेशानी, ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ से आपको पढ़ाया जा रहा है और आप बैठकर उसको नोट डाउन कर रहे हैं या लिख रहे हैं या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कोई भी दिक्कत हो आप पूछिए, दोबारा पूछिए। अगर इस सेशन में नहीं समझ आया, नेक्स्ट सेशन में अगर आपको कुछ कोई डाउट है, अगर आप घर पर रिवाइज करते हैं, कोई चीज क्लियर नहीं हुई है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ से केवल और केवल पढ़ाया जा रहा है तो आप अपने डाउट्स नहीं, आप हैंड रेज कीजिए, आप चैट के माध्यम से अपने डाउट्स भेजिए, लेकिन पूछिए जरूर, क्योंकि टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है
और देखिए ऐसा होता है कि जब आप क्लास में आते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप स्कूल आ गए, बस आपका काम था स्कूल आना, क्लास में बैठना, क्लास अटेंड करना। आप स्कूल आए हैं, 100 में से 10 से 20 30% आपको सीख कर जाना है, कुछ ना कुछ आपने सीखना है। तो आप वो तभी सीख पाएंगे जब आप अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, अपनी परेशानी, अपनी समस्याएं हमारे सामने रखेंगे। तो बिल्कुल भी इस तरह की कोई बात नहीं है, अपने सारे डाउट्स आप रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। नंबर 5, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो अभी तक हमने जितना भी यहाँ पर टॉपिक पे पढ़ा है, आप इसको घर पर रिवाइज कीजिए। ये दोनों जो हमारे टॉपिक हैं इनको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।